बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, आज चूंकि क्लास 8:30 बजे है तो आधे जवान जो हैं वो नेपाल गए हुए हैं। वो नेपाल से वापस आएंगे तो मेरे साथ क्लास ज्वाइन करेंगे। फिर कहें कि जनाब वो नेट का इशू था। जो झूठ पे झूठ, सुबह सुबह झूठ, वो भी जुमे वाले दिन, खैर से माशाल्लाह। अच्छा, कल हम डिटेक्शन डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसको फर्दर सिंक्रोनाइज करते हैं और आज हम अपनी फाइनल कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। लास्ट पेज पे आइएगा प्लीज, जरा मैं बात समझा दूं इनको जरा सारी। वो लास्ट हमारी जो रहती थी, डिटेक्टेबल लॉस, डोनेशन, दिस वन। अच्छा जी, ये डोनेशन है जी। डोनेशन टू द इंस्टीट्यूशन अंडर 61 पार्ट 1 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल्स। अच्छा, डोनेशन ये वाली कुछ डोनेशन है, उनका ट्रीटमेंट और है, और कुछ डोनेशंस इनका ट्रीटमेंट और है। ये जो जहां पे बात की गई ना, डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन अंडर क्लास 61 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड स्केड्यूल ऑफ द ऑर्डिनेंस, यानी ये ऑर्डिनेंस के अंदर लिख दिए गए, यानी कि ये उसके हिस्से हैं जो बात कर रहा है। क्या ये नाम लिख दिए गए? ये देखिए, ये सिटीजन फाउंडेशन है, फंड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नेशनल ट्रस्ट फंड्स है, डिसेबल्ड, राब्ता इस्लामी, फातमीद फाउंडेशन, अल शिफा ट्रस्ट, ये नाम लिख दिए गए। जिनके नाम लिख दिए गए ना, ये डेफिनेट सारी की सारी एनपीओ है, यानी इनको फॉर लाइफ अवार्ड कर दिया गया कि आप लोगों को तो हमने बाय नेम कह दिया कि आप लोग सारे के सारे एनपीओ हैं, जिनके नाम ऑर्डिनेंस में लिख दिए गए। बाकी जो एनपीओ होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनको बकायदा अप्रूवल का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कमिश्नर से जाके। एक बार लेते हैं, वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, फिर वो हर 3 साल के लिए, 3 साल के बाद सर्टिफिकेट। ये जो लोग जिनके नाम लिखे हो जिन अदारों के, ये फॉर लाइफ टाइम जो है ना, ये दीज आर द इंस्टीट्यूशन विच आर वर्किंग एज एन एनपीओ, एज एन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अगर आप इनको डोनेशन देंगे, अगर आप इनको डोनेशन देंगे तो डायरेक्टली डिडक्टेबल है, डायरेक्टली डिडक्टेबल है। डिडक्टेबल यानी कि जितनी देगा इनकम में से लेस कर दें। जिस तरह हम ज़कात नहीं लेस करते, लाइफ ज़कात, उसी तरह इसको लेस करेंगे। लेकिन इसका भी कैब है। देखिए यहां पे लिखा स्ट्रेट डिडक्शन, लेकिन इसका भी कैब है। क्या कैब है? द अमाउंट डोनेटेड शैल नॉट एक्सीड द 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। ये कल का बड़ा एक अलार्मिंग फैक्टर बना हुआ है, 30% टैक्सेबल इनकम। ये आज हमारा क्लियर हो जाएगा जी। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल है तो 30% टैक्सेबल इनकम के लिए एंड एओपी के लिए। लेकिन अगर कंपनी है तो वो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर ज्यादा देंगे तो वो नहीं माना जाएगा। इवन बैंकिंग चैनल के जरिए भी डोनेशन पे करना जरूरी नहीं, आप इन लोगों को कैश भी डोनेशन दे सकते हैं। ये बेसिकली मेन बात है जो हम पढ़ रहे हैं। कैप क्या है कि अपनी इनकम का मैक्सिमम 30%, और इंडिविजुअल ओपी के लिए और कंपनी के लिए 20%। अब अगर हम अपनी डिडक्शन देखना शुरू करें, अब प्लेन पेज पे आइएगा जी। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाने लगे हैं जी। न्यूमेरिकल क्या, यानी कैलकुलेशन की तरफ जाने लगे हैं जी। अब अगर हम अपनी, सबसे पहले हम अपनी इनकम बनाएंगे। इनकम हमारी क्या है? टोटल इनकम। जरा बात बड़े गौर से समझिएगा। टोटल इनकम, टोटल इनकम में से दो चीजें अज्यूम कर लेते हैं, अभी ले लेता हूं। इनकम फ्रॉम सैलरी, चले प्रॉपर्टी भी ले ले, कोई बात नहीं, कैपिटल गेन भी ले ले, और अदर सोर्सेज भी ले ले। या मैंने बिजनेस नहीं लिया। मैंने बिजनेस क्यों नहीं लिया? मैंने बिजनेस इसलिए लिया कि WPPF और WWF जो है वो अलग, वो ओनली फॉर बिजनेस है। अब हम इसको इलस्ट्रेट करने लगे हैं। मैं कहता हूं मेरी इनकम जो है ना सैलरी की, वो है ₹150। प्रॉपर्टी की है जी
40, कैपिटल गेन की है जी 30 और अदर सोर्सेज भी है जी 30। ये बन गया जनाब आपका 250 रुपीस। कितने बन गए? 250। अब अज्यूम कर लें मेरी बिजनेस इनकम भी है। अब अज्यूम कर लें मेरी बिजनेस इनकम भी है। अब जब मैं अपनी बिजनेस इनकम कैलकुलेट करूंगा तो उसका कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एडमन, सेलिंग, फाइनेंशियल्स। अगर ये 500 रुपया है, ये 300 है, ये 200 कर लें, ये 20, ये 30 और ये 10, तो ये आ गया जी 140। अब यहां 140 से आपने WPPF लेस करना है। कितने परसेंट कल बताया था? 5%। कितना है? 7 रुपए। ये आ गया जी आपका 7 रुपीस। बाकी आपका क्या रह गया जी? 133। अब यहां से आपने WWF लेस करना है, वो है जी 2%। इसको भी हम 3 रुपए कर लेते हैं, चलें। ये बाकी रह गया जी 130। ये भी इनकम मेरी है और ये भी इनकम मेरी है। क्योंकि WPP और WWF सिर्फ बिजनेस रिलेट करता है। अब मेरी टोटल इनकम क्या बन गई? इनकम फ्रॉम बिजनेस डाल के वो बन गई 130। 380। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोले जी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोले जी। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? आज लेक्चर शुरू होने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कहा। बच्चे कम से मुझे ध्यान उस तरफ लग गया। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन? रेज योर हैंड। नहीं जी, अब हम आगे चलते हैं। अब यहां से हम आगे चलेंगे। अब अज्यूम कर ले कि इस बंदे ने ज़कात भी पे की है। ज़कात पेड अंडर द ज़कात उशर ऑर्डिनेंस। अब बिजनेस की टैक्सेबल इनकम ये है, क्योंकि वो रिलेट ही बिजनेस से करते हैं, वो टोटल इनकम में आते ही नहीं है। वो सिर्फ वो सारी इनकम में से, मैं ये नहीं कह सकता सैलरी में से WPPF लेस करूं या प्रॉपर्टी में से WWF लेस करूं। अब अज्यूम कर ले इस बंदे ने ज़कात पे किया 10 रुपीस, ये 10 लेस हो जाएंगे, ये आ जाएंगे मेरे 370। दिस इज माई टैक्सेबल इनकम। ये जो आप कल मुझसे बात कर रहे थे, वो रियान शेख ने बात की थी कि सर वो टैक्सेबल इनकम वो 30 किसका लेना है? वो इसका लेना है। यहां तक कोई सवाल है तो बोले जी। आवाज भी आ रही कि नहीं आ रही? कि बोलते ही नहीं है यार सारे। सुम बुक जुन फाहुम ला यरजीऊन। आवाज आ रही है? लो जी, अली ख्वाजा साहब। अली, आवाज सर सही आ है रही है ना? आवाज? यस अच्छा सर, मुझे बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन सारे गूंगे हुए हो, बोलते क्यों नहीं अच्छा यार? सर, सोए होंगे सर। सोए होंगे सारे। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। यहां तक कोई सवाल तो बोले जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पे ज्यूम कर ले कि इस बंदे ने डोनेशन दी है। डोनेशन टू स्पेसिफाइड। और उसने डोनेशन दी है, सपोज कर ले 150 रुपए डोनेशन दी है उसने। अज्यूम कर लें
डोनेशन से किसी है 150 रुपया, लेकिन यहां पे कैब है। क्या कैब है? वो कहता है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम कितना है जी? जी 30 में टैक्सेबल इनकम आया जी 111 रुपए, और एक्चुअल कितनी है 150। कौन सी अलाउड होगी? विच एवर इज लेस। 111 रुपए यहां से लेस हो जाएंगे जी, 150 रुपए लेस नहीं होगा, 111 रुपए लेस होंगे। ऊपर चले जाओ। अब मेरी इनकम कितनी रह गई? अब मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी रह गई? $259। अब आगे चले, यहां तक कोई सवाल तो बोले जी। आज का लेक्चर बिल्कुल अपलोड नहीं किया जाएगा। सलाह सलीम। सर इसमें जो 350 है इसमें तो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी इंक्लूड है। हाँ जी, तो इनकम बिजनेस इंक्लूड है। सो वो 20% उसका अलहदा से नहीं लेना था? नहीं 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 नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो है वो WPP लेस हो गया है। इसमें लिखा हुआ है ना कि 30% टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी एंड 20% इन केस ऑफ द कंपनी। तो मैं सवाल इंडिविजुअल का कर रहा हूं ना, मैं तो कॉपी का इसमें सवाल। इंडिविजुअल ये ओके बिजनेस, ओके हाँ बिजनेस भी इंडिविजुअल का है। ओके हाँ सर जी वो आ business। गया। ठीक है, तला सलीम। तला, ये तला था, अच्छा ठीक है। एक और ने रेजन, एक और ने रेजन किया था। चले आगे चलते हैं जी। अच्छा उसके बाद हमारा क्या था जी, कौन सी डायरेक्शन थी जी? प्रॉफिट एंड डेट। मैं इस बंदे ने घर भी बनाया जी, प्रॉफिट एंड डेट। इसने मार्का पेड किया, एक्चुअल मार्का पेड वो किया सिर्फ 20 रुपए, और इसमें कंडीशन कौन सी थी? फिक्स अमाउंट थी 2 मिलियन। एक और थी तीसरी 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब 50% टैक्सेबल इनकम कौन सा लेना है? ऊपर करें, ऊपर ऊपर ऊपर, ये ज़कात पेड के बाद वाला। चले 370 का 50%, 185। अब इन तीनों में से लेस अमाउंट कौन सी है? 20 रुपए। हम 20 रुपए लेस कर देते हैं, बाकी क्या रह गया? 239। और क्या कॉन्फ़िगरेशन थी? एजुकेशन। अब जी ये इसकी इनकम जो 15 लाख से कम है, हमने रखी कम है, चले। अब एजुकेशन एक्सपेंस, इसका एक बच्चा जी, 1 किड ओनली। जब 1 किड ओनली होगा तो इसकी भी 3 कंडीशन है। पहली क्या हो गई? उसने कहा 60,000 मल्टीप्लाई 1, 60,000 रुपया। ट्यूशन फी उसने पे की है,
ट्यूशन फी पे किया उसने, उसकी अज्यूम कर लें, नहीं ट्यूशन फी पे जो की उसने की है, उसने की है 50 रुपए, और तीसरी कंडीशन क्या थी, 5% ऑफ 5% ऑफ ट्यूशन फी, और अच्छा जी 5% ट्यूशन फी यही आता है जी, अज्यूम पहले 50 रुपए, ये 5% ट्यूशन फी है, 5% ट्यूशन फी आता है 50 रुपए, और तीसरा था जनाब 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम कितनी थी, 370 का 25% जी 93 रुपए आ गया जी, 93 आ गया। अब विच एवर लेस 5% ऑफ ट्यूशन फीस, वो कितना आ गया जी, 50 रुपए। $189 is your taxable income। ले जी आज हमने न्यूमेरिकल की बुनियाद रख दी है, और तो कुछ नहीं रह गया। एनी क्वेश्चन जी, अब इनको शॉर्ट कर दो जरा। मोमना यासीन, जी मोमना। सर मैंने आपसे पूछना था कि हम जो हर स्टेप पे टैक्सेबल इनकम तो कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर डोनेशन से भी 259 कैलकुलेट किया, फिर 239 कैलकुलेट किया, लेकिन सर हम जब टैक्सेबल इनकम पे लगा रहे हैं डेट वगैरह, तो फिर हम वही 370 क्यों लेते हैं? वो टैक्सेबल इनकम है ज़कात लेस करने के बाद, लॉ कहता है, ठीक है सर। लॉ में लिखा हुआ है कि टोटल इनकम पहले है, ज़कात लेस कर देंगे तो वो टैक्सेबल इनकम आ गई। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन जी। समीउल्लाह, जी समीउल्लाह। सर ये आगे रिपीट कर दें, ये वाला दोबारा कर दें, एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ किड्स। एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ किड्स है ना, कि जी आपके जितने बच्चे हैं उसको 60,000 ज़रब देनी है। जी वैसे तो बच्चे दो ही अच्छे होते हैं, तो यहाँ हमने बच्चा ये रखा ही एक है, तो 60,000 को एक ज़रब दूंगा, 60,000 आंसर आ गया, नंबर 1। जी सर। ओके, अगर दो बच्चे होते तो 1,20,000 आ जाना था, और अगर 10 बच्चे होते तो 6 लाख आ जाना था। जी सर। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन है 5% ट्यूशन फी। जी मैंने कहा 50 रुपए मैंने लिखे, मैंने कहा वो 5% ट्यूशन फी थे, यानी कि टोटल ट्यूशन फीस ने कितनी पे की होगी बताओ अब मुझे, चलो टोटल ट्यूशन फी उसने कितनी पे की होगी। सर ये 50 रुपीज पर मंथ के हिसाब से डालिए ना आपने। पर मंथ नहीं होता, सालाना होता है। क्या हो गया, इनकम टैक्स एनुअल क्वेश्चन है। ओके सर। नहीं मुझे ओके सर नहीं, मुझे तुम ये बताओ कि सर ट्यूशन फी टोटल कितनी पे की होगी। इसको अनम्यूट रहने दो, उधर आ जाओ हसन गुल। जी हसन, समीउल्लाह, वासलाम। सर ये जो उनसे बच्चे हैं सर, ये स्कूल जाते होंगे कि नहीं? मतलब सर उसके बच्चे जितने मर्जी हों, अगर वो स्कूल ना जाते हो तो ट्यूशन फी का लेना ना। यस सर। सर ठीक 50 है, पे की होगी। 50 और पे सर की होगी। सर उधर कंडीशन लिखी हुई है कि पेरेंट्स में से दोनों के किसी भी एनटीएन नंबर के ऊपर, तो सर अगर दोनों ही लेना चाहें तो? नहीं पुत्र फायदा एक मिलना है, नाले चौपड़ियां नाले दो नहीं होंदियां टैक्स विच। अच्छा ठीक है जी। ठीक हो गया सर। नहीं मुझे समीउल्लाह तुम जवाब दो ना, कितनी फीस पे की होगी उसने। सर मेरे ख्याल से 47.5 की होगी, क्योंकि 2.5 उसने टैक्स पे किया उसमें से। और 47.5 पे की होगी,
और 50 रुपए किसी चीज का 5% है? कोई और बंदा बताए जी मुझे, कोई और बंदा बताए जी। उसने ट्यूशन फी कितनी पे की होगी? फहद अरशद। जी फहद अरशद को अनम्यूट कर दो जी। फहद। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर उसने ट्यूशन फीस 1000 पे की होगी। 1000 जी। यस यू आर राइट। या तकसीम 5% ग्रॉस आ जाएगा। गधे हो, सारे के सारे गधे हो। बिल्कुल ठीक है। उसने 1000 रुपये पे किया, 1000 रुपये का 5% जो है वो 50 रुपये बनता है। 100 का 5% 5 रुपए, तो 50,000 का 5% 50 रुपए। सीधा सीधा हिसाब है। नलायक मैथमेटिक्स। चलो, और उसामा यासीन, आपका क्वेश्चन है तो अनम्यूट करो उसको। जी उसामा। उसामा नहीं, सो गया है ये, दोबारा सो गया है। चलो, सोए रहा बेटा, आगे चलें जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम हेयर? अरसलान। जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये इधर जो एजुकेशनल एक्सपेंस में एनटीएन और नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है सर, ये हाँ जरा जी। एक दफा ये बता तो दें। आपने बताना है, अगर आपने किसी चीज का बेनिफिट लेना है तो ये तो बताना है कि आप पैसे दे कहाँ रहे हो। जी सर, ठीक है ठीक है। सर। आप झूठ ही बोली जाओ, मैं ट्यूशन, और ये फिर आप थोड़ी देर बाद ये ट्यूशन फीस, और जी इसको ट्यूशन कौन, ये ट्यूशन फीस आप किसको देते हैं? जी मैं मां को देना है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है यानी कि सर। आपने किसी भी चीज का बेटा टैक्स में बेनिफिट लेना है तो देन यू हैव टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। यस सर। कागज बहाओ। जी सर। नवाज शरीफ के केस में क्या था? जी सर। रसीद कागज। रसीद रसीदा कटो। यस सर। तो भाईजान टैक्स में हम सारी रसीदें दिखाते हैं। जी सर। डॉक्यूमेंट के बगैर हर चीज झूठ है, सरकार कहती है। सरकार ओके क्या सर। कहती है? पूरा जान कहता है डॉक्यूमेंट के बगैर कोई चीज सच मानी जा सकती है। आपको जी मैंने ज़कात पे की जी, किसको जी? और बाहर फकीर जा रहा सीगा जी। जी बस सर, ठीक है। बिल्कुल ठीक तो है उसका कोई सर। तो फकीर ने लिखाएगा मैं ज़कात दी, उन्हें फकीर से लाके हाँ ज़कात सर। चला गया, वो यस डॉक्यूमेंट सर, थोड़ा हुई। बिल्कुल उसका सर। आप बेनिफिट नहीं ले सकते। जी सर। ठीक है। ओके। जी सर, थैंक यू सर। जी मोहम्मद अकबर। जी अकबर। सर ये जो डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट होगा, अगर हम कैश में करें तो इसका डॉक्यूमेंट होगा? हाँ जी, कैश रसीद तो होगी ना सर तो फिर बाकियों का भी तो होना चाहिए, क्योंकि बाकी किसी को भी हम पे कर रहे हैं जी। तो कैश रसीद तो होती है हमारे पास, तो उसके लिए बैंक क्यों जरूरी है? किसके लिए नहीं? बाकी बाकी कौन सी बैंक मैंने कहा आपको? सर मतलब कि किसी को भी ज़कात वगैरह देनी हो हम्म। या डोनेशन किसी को भी देनी हो, तो उसके हाँ लिए जी, एक तो ना स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट का हम दे रहे हैं, उसमें हम कैश दे सकते हैं। कैश दे सकते हैं, बिल्कुल दे तो सकते हैं। सर ज़कात के लिए भी ऐसा होना चाहिए कि कैश के जो ज़कात, रसीद दे रहे हैं ज़कात के लिए आपके डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है तो आप प्रोड्यूस कर दें। सर तो फिर उसमें ये क्यों है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू हम चाहिए? नहीं, ज़कात ज़कात मैंने कब कहा बैंकिंग चैनल है? सर ज़कात तो है, ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। आप डोनेशन तो दे रहे हो, किसी अदारे को दे रहे हो, अदारा आपको रसीद दे रहा है, फकीर तीन रसीद देगा? नहीं। फिर अब फकीर को रसीद मांगा कि फकीर आज 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 कहीं यार मैं तो ज़कात देना रमजान आने का, मेरे रसीद दे दे। ठीक है। ठीक है सर। चलो, एनी अदर क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन? वहां से कंट्रोल
एनी क्वेश्चन जी अप टू हेयर? डिडक्शन हम टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम का फर्क समझ गए जी। अच्छा, डिविडेंड की डेफिनेशन अभी हमने जी, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी डिविडेंड है, ये होल्ड है जी, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा जी, ये थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो तब पढ़ेंगे, फिर हमें समझ आएगी जी। इसको मैं होल्ड कर रहा हूं, और लो खत्म हो गया जी आपका ये वाला चैप्टर। ये डिविडेंड बेसिकली आपकी है बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो इनकम अदर सोर्स में जब जाऊंगा तो तब वहां पे जाके पढ़ा दूंगा मैं डिविडेंड। आज अब मैं बाकी डिस्कस करने लगा हूं, हम अथॉरिटीज आज हम डिस्कस करेंगे जी, और साथ नेक्स्ट चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ले जी, अब हम अगली बात करने लगे हैं जी। अब हम जनाब बात करेंगे अथॉरिटीज की। कागज पेन सामने रख लें जी, सब लोग अपना पेज और बॉल पॉइंट सामने रख लें। हमारी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो जनाब एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सर इसका जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है। इसका एक चेयरमैन होता है जो कि आपका फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इस चेयरमैन के अंडर जो है वो डिफरेंट मेंबर्स हैं, मेंबर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, मेंबर्स किसी कोई मेंबर ऑपरेशंस है, कोई मेंबर कोई चीज है, इस तरह डिफरेंट मेंबर्स हैं जो कि इस्लामाबाद में बैठते हैं। फिर इन्होंने ना जी हर बड़े शहर में टैक्स ऑफिस डेवलप किए, अब तो खैर उन्होंने छोटे शहरों में भी डेवलप कर दिए। अब अगर मैं फैसलाबाद की एग्जांपल ले लूं तो यहां से फिर हम आगे चला जाता है जनाब रीजनल टैक्स ऑफिस। अब जो फैसलाबाद का है वो है रीजनल टैक्स ऑफिस, जिसको हम आरटीओ बोलते हैं। इस रीजनल टैक्स ऑफिस का जो हेड है वो है जनाब चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर, इसको हम सीसी बोलते हैं अपनी जबान में, चीफ कमिश्नर। हर जगह पे टैक्स को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट। यानी चीफ कमिश्नर के अंडर क्या है, डिफरेंट कमिश्नर्स हैं जी। कमिश्नर 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 इनको डिवाइड कर देता है कि जनाब ये वाला जो कमिश्नर है वो कॉर्पोरेट जोन का है। कॉर्पोरेट जोन का मतलब ये होता है कि जो कंपनीज को डील करता है, कंपनीज प्लस उसके डायरेक्टर्स। बाकी चूंकि हमारा नॉन कॉर्पोरेट सेटअप हमारे मुल्क में बहुत बड़ा है, ये नॉन कॉर्पोरेट सब डील करते हैं इंडिविजुअल्स एंड एओपीस, इंडिविजुअल्स प्लस एओपीस। ये नॉन कॉर्पोरेट, इसको बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेट। मसलन कोई इंडिविजुअल को बिजनेसमैन कर रहा है वो भी यहां जाएगा, किसी की पार्टनरशिप फर्म है वो भी यहीं जाएगा। अब फैसलाबाद में रीजन है, रीजनल टैक्स ऑफिस है। जब हम रीजन की बात करते हैं तो इसमें खाली फैसलाबाद शामिल नहीं है। इस रीजन में फैसलाबाद भी है, टोबा भी है, गोजरा भी है, चिन्योट भी है,
ये इस रीजन में आते हैं, आरटीओ फैसलाबाद में। गवर्नमेंट ने यहाँ पे सब ऑफिस बनाए हुए हैं, टोबा, गोजरा, चिन्नौर में सब ऑफिस बनाए हुए हैं। वहां भी एक एक अफसर बैठता है, लेकिन वहां चीफ कमिश्नर नहीं बैठता। अभी हम आगे चलते तो बात समझाते हैं। पेज ऊपर लगे। इस कमिश्नर के नीचे एक और अफसर होता है, उसको कहते हैं एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर ये इसके अंडर है जी। यानी कि एडिशनल कमिश्नर जो बॉस है वो कमिश्नर है, हर एक अंडर होगा, इसका भी, इसके भी अंडर होगा, इसके भी अंडर होगा एडिशनल कमिश्नर। सीख रहे हैं। अच्छा, इस एडिशनल कमिश्नर के नीचे होता है जनाब, इस एडिशनल कमिश्नर के नीचे होता है, इसको आप कह लें डिप्टी कमिश्नर, डीसीआईटी कह लें आप उसको, उसको आप असिस्टेंट कमिश्नर भी कह लें, ये उनके स्केल का फर्क होता है। उसको आप टैक्स अफसर भी कह लें, टैक्सेशन ऑफिसर। हर ऑफिसर के साथ वर्ड आईआर लिखा जाता है। आईआर, आईआर का मतलब होता है इनलैंड रेवेन्यू। आईआर का मतलब होता है इनलैंड रेवेन्यू। ये भाईजान मेन अफसर होता है जिसके साथ आपका पल्ला पड़ता रहता है 24 घंटे। इनका नीचे होता है जी इंस्पेक्टर्स, जो फील्ड के आदमी होते हैं। ऑलमोस्ट आपका पाला सबसे पहले, अब एक कमिश्नर के नीचे कई डिप्टी कमिश्नर होते हैं, क्योंकि मेन काम इन लोगों ने करना है। इस कमिश्नर के नीचे भी 4-5 डिप्टी कमिश्नर होंगे, इस कमिश्नर के नीचे भी एक एडिशनल कमिश्नर और 4-5 डिप्टी कमिश्नर होंगे, इस कमिश्नर के नीचे भी एक एडिशनल कमिश्नर और 4-5 डिप्टी कमिश्नर होंगे। ये दीज आर द रिपोर्टेबल टू हिम एंड दीज आर द रिपोर्टेबल टू हिम एंड दिस इज रिपोर्टेबल टू हिम। जो आपकी इनकम चेक, असेसमेंट, हर चीज करनी है वो इनमें से तीनों में से किसी ने करनी है, या कमिश्नर ने, या एडिशनल कमिश्नर, या डिप्टी कमिश्नर में। जब आगे जाते जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका पाला पड़ता है वो इससे इनसे पड़ता है। चीफ कमिश्नर सिर्फ अब्बा जी हैं आरटीओ के। चीफ कमिश्नर सिर्फ अब्बा जी हैं आरटीओ के, और उन्होंने कोई काम नहीं करना। वो सिर्फ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजों को हैंडल करना है। कमिश्नर्स को, एडिशनल कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर को, वो एक ओवरऑल पूरे आरटीओ के हेड हैं। क्या वो फाइलें चेक करते हैं? नहीं, फाइलें फूलें वो नहीं चेक करते। आपकी जो असेसमेंट है, आपने इनकम प्रॉपर डिक्लेयर किया है नहीं की, आपने ठीक डिक्लेरेशन की है, वो इन तीनों में से किसी ने करना है, या कमिश्नर ने, या एडिशनल कमिश्नर ने, या डिप्टी कमिश्नर ने। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपकी बेस है वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, इन लोगों ने चेक करना है। अथॉरिटी के हिसाब से कोई सवाल है तो बोलें जी पहले, फिर मैं कुछ और कंसेप्ट देता हूं। अथॉरिटी के हिसाब से कोई सवाल है तो बोले जी। किसी का कोई सवाल नहीं है? यानी कि एफबीआर का चेयरमैन, उसके बाद उसके मेंबर्स, और मेंबर से आगे फिर आरटीओस
में चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। इसके अलावा मसलन क्या होता है, ओहो ज्यादा चला गया थोड़ा सा, अच्छा जी। इसके अलावा अगर मसलन अगर डिप्टी कमिश्नर ने आपको कोई टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया, 10 मिलियन टैक्स लगा दिया, आप कहते नहीं जनाब ये तो मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, 10 मिलियन टैक्स लगा दिया, इसके लिए आप अपील कर सकते हैं। वो अलहदा 2 अथॉरिटीज हैं, वो बेटा है कमिश्नर अपील, उनका एफबीआर है तो एफबीआर के अफसर, लेकिन वो एक तरह से अदालत है, अपनी अपील कर दे जनाब मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, जनाब ये मेरे कागज ठीक थे, ये मैंने अफसर ने जी जनाब मेरे साथ बड़ा गलत टैक्स लगा दिया है, तो आप अपील कर सकते हैं टू द कमीशन अपील। ये अपील का चैप्टर अलग आएगा। इवन कमीशन अपील आपकी बात नहीं सुनता तो फिर आप ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर बस अल्लाह मियां के पास नहीं अभी, वो तो जब टाइम लिखा उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ये आपको पास 2 स्टेजेस मौजूद होती हैं कि आप अपनी सुनवाई कर सकते हैं। जाहिर है किसी जगह पे किसी टैक्स पेयर के साथ अगर ज्यादती हो जाए तो वो जनाब अपील भी कर सकता है। ये 2 अथॉरिटीज अलग हैं, ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं, इनके ऊपर एफबीआर प्रेशर ही डाल सकता है जी जनाब हमने टैक्स लगाया तो इसको बिल्कुल कोई ठीक टैक्स लगाया जी, नहीं, इन्होंने अपना डिसीजन करना है। इसके अलावा जी गवर्नमेंट ने एक और बनाई हुई है जी ADRC, अल्टरनेट, लिख लें, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। ये भाईजान क्या, ये जिरगा है, जिरगा समझते, पंचायत है। ये एफबीआर ने किया कि अगर आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो पंचायत के पास आ जाए। पंचायत में 5-6 लोग बैठे हैं, हर शहर में बैठे हैं, हर बड़े शहर में बैठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके मास्टर साहब भी इस पंचायत का हिस्सा हैं, यानी कि अहमद जब्बार साहब भी एफबीआर की तरफ से नॉमिनेटेड हैं कि यार अगर कोई शहर में झगड़ा हो जाए टैक्स पेयर का और टैक्स अफसर का तो आप उसे बैठ के सेटल करवा सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द एफबीआर। आप मसला हल करवाएं, हम आपको फीस भी देंगे। लोग एफबीआर को टैक्स देते हैं, एफबीआर मुझे फीस देता है। तो ये डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। यहां किसी का सवाल है तो वो बोलें जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलो जी अथॉरिटीज के हवाले से। लो जी नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। आज आपको इनकम ऑफ सैलरी के नोट शेयर कर दिए जाएंगे। हम अपना पहला हेड ऑफ डिविडेंड मैंने छोड़ दिया जी, डिविडेंड में खुद ही छोड़ा जी, ये अदर सोर्स में जाके पढ़ाएंगे। अच्छा जी, अब जरा ये आरटीओ, ये जरा कंसेप्ट समझिए। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ना कुछ बना दिए एलटीओस, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस। क्या बना दिए? एलटीओस। पहले नाम इनका एलटीयू था, अब गवर्नमेंट कर दिया एलटीओस, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट। फैसलाबाद की किस्मत माड़ी है जी, फैसलाबाद की सारी तरक्की लाहौर ले गया।
अब ये लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स ऑफिस, सॉरी, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस कहां कहां बनाए? ये सरकार ने बनाए कराची में, प्लस लाहौर में, प्लस इस्लामाबाद में। बस कि आपको पता ही है कि जो जितने बड़े अदारे हैं वो यही इनके हेड ऑफिस है। और लास्ट डेवलपमेंट ये हुई, अच्छा लार्ज पहले बना, ये समझे लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस बनाने का मकसद क्या था? कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, मगरमच्छ उनको कहें दीज आर टैक्स पेयर्स, जो बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं उनको अंदर वन विंडो ले जाएं, उनको एक ही असर डील करें, एक ही ऑफिस डील करें, उनको हर चीज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सोसाइटी ड्यूटी, उनकी हर जगह इंफॉर्मेशन क्लब होकर एक ही जगह डील करें, उनको हम फैसिलिटेट करें। लार्ज टैक्स पेयर। और पिछले साल फैसलाबाद के बैड लक हुई और एलटीओ बन गया मुल्तान में। फैसलाबाद के केस भी मुल्तान में चले गए, फैसलाबाद के बड़े केस मुल्तान चले गए। और बाकी जगह पे यानी कि सारे बड़े लोग उन्होंने कुछ यहां कर दिए और उसके बाद उन्होंने बाकी जगह बना दी आरटीओस, रीजनल टैक्स ऑफिस, यानी कि शहर, एक बड़ा शहर और साथ के छोटे शहर, जैसे फैसलाबाद की मैंने बात की कि फैसलाबाद के साथ चिन्योट, गोजरा, टोबा, ये जोड़ के रीजनल टैक्स ऑफिस बना दिए। बस एफबीआर के अंदर दो तरह के ऑफिस काम कर रहे हैं, एलटीओस लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस और आरटीओस रीजनल टैक्स ऑफिस। अब ये छोटा शहर जैसे फैसला चिन्योट एक छोटा शहर है, वहां का जो कमिश्नर है वो फैसलाबाद ही बैठता है, उसका एडिशनल कमिश्नर फैसलाबाद ही है, वहां सिर्फ एक अफसर बैठा है डिप्टी कमिश्नर, उसको कोई प्रॉब्लम है तो फैसलाबाद रिपोर्ट करना है। ये पहले छोटे शहरों में दफ्तर भी नहीं बनाए गए थे क्योंकि डीसीआईटी एक पहला बंदा जिसके साथ आपका राब्ता रहना है, तो उन्होंने फिर ये फैसिलिटेट कर दिया, नहीं यार वो लोग हर बार चिन्योट वालों को क्या मसला है कि वो छोटे से काम के लिए फैसलाबाद दौड़े आए, उन्होंने चिन्योट बना दिया। टोबे वाले बेचारे टोबे फैसलाबाद दौड़े हैं, उन्होंने टोबा बना दिया। हाँ कोई बड़ा केस हो तो वो उठा के जब वो फैसलाबाद आके डिस्कस कर ले, बल्कि वहां का ऑफिसर वही हैंडल कर ले। ये लास्ट ईयर फैसलाबाद के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई कि फैसलाबाद के भी बड़े केस मुल्तान चले गए। एंड दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, अगर मुझसे पूछे एज ए टैक्स कंसल्टेंट, दिस इज अ बैड डिसीजन, वेरी बैड डिसीजन। एक हमारी दौड़ शुरू हो गई, हम यहाँ फैसलाबाद से काम करवा लेते थे। जाहिर है देखो ना, अपने शहर में तो ये होता है ना कि आप टैक्स ऑफिस जाओ, 4 काम करके वापस आ जाओ। अब मुल्तान के लिए 1 काम करो, जाओ सुबह जाओ, 1 काम करो शाम को वापस आओ। जो हमारा तो डेली रूटीन है टैक्स ऑफिस जाना, मैं तो हफ्ते में 3 से 4 दिन, 3 दिन टैक्स ऑफिस जरूर जाना पड़ता है। जाहिर है काम होते हैं तो जाना पड़ता है, प्रेजेंटेशन है, क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन है, नोटिस हैं, उनके रिप्लाईज हैं। तो टैक्सेशन इज एन, आने वाले दिनों में, आने वाले दौर में टैक्स प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा डिफरेंट फील्ड होगा और समझदार बनेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोग समझते हैं कि नहीं जनाब अब हमें बेहतर टैक्स कंसल्टेंट रखने की जरूरत है, और इवन आफ्टर क्वालिफिकेशन यू हैव टू चूज अ फील्ड। आप टैक्सेशन में जाना है, ऑडिट में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, एडवाइजरी में जाना है, आपको एक फील्ड चूज करना पड़ेगा। अब मुझे आज कहेंगे मैं चारों डिपार्टमेंट में काम कर लूँ, अल्लाह माफी जी मैं नहीं कर सकता जी, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं टैक्स के चेंजेस पढ़ूँ तो मैं ऑडिट के स्टैंडर्ड पढ़ूँ, इंसान हो ना। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है जी, एक थोड़ा सा एफबीआर का जो मैंने आज आपको बता दिया। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ? किसी का कोई सवाल नहीं है जी?
ये मैंने बातें इसलिए की कि ताकि आगे जब मैं अथॉरिटीज में कहीं कमिश्नर बोलूंगा तो आपको पता हो कमिश्नर कौन है, जब मैं कहीं एडिशनल कमिश्नर बोलूंगा तो आपको पता हो कि एडिशनल कमिश्नर कौन है। नहीं जी, स्टे ब्लेस्ड जी। आज इनकम कल हम पहला हेड ऑफ इनकम अपना स्टार्ट करेंगे जी, डेट इनकम हम सैलरी, और कोशिश करेंगे कि हम उसको खींच के रखें जरा, और स्टेप बाय स्टेप हम उसको साथ साथ न्यूमेरिकल चलेगा जी, साथ साथ थ्योरेटिकल चलेगा। छुट्टी ममनू है जी, आपको बता दिया। जैसे आज देख लें 52 बच्चे से क्लास शुरू हुई, अब रिमके जागना शुरू हुए। तो जी मोमना, जी मोमना। सर मैंने आपसे ये पूछना था, जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज आपने बताई हैं, आपने बताया कि कमिश्नर के ऊपर ट्रिब्यूनल होता है, तो उसके ऊपर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी? नहीं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी आपके पास ऑप्शन है, आप जाना चाहते नहीं जाना चाहते, जिरगे में आना चाहते नहीं आना चाहते। ठीक है सर। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी एक समझे एक और अथॉरिटी बना दी गई कि अगर कोई टैक्स पेयर आपके पास आता है अपना मसला पंचायत में लेके, अगर वो नहीं आना चाहता ना आए, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। अगर वो आना चाहता है तो वहां प्यार मोहब्बत से बैठ के मसला हल कर लेते हैं, यस सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, उसका अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का फायदा, इट्स अ वेरी गुड, यानी कि मुझे तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खैर मैंने तो इसके ऊपर पहले भी काम किया हुआ है, 2004 2003 पे भी काम किया हुआ है मैंने उस वक्त। फिर ये डंप हो गई थी, किसी कानून का इसकी कानूनी शक्ल प्रॉपर नहीं रही थी, अब फिर प्रॉपर हो गई है। तो मैंने रिसेंटली 11 केस किए हैं, 11 केसेस मैंने किए हैं, बल्कि मैं इसको आपको FBR में प्रेस रिलीज इशू हुई है, मैं आपको शेयर करूंगा वो आप लोगों के साथ। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। 210 मिलियन टैक्स लगा हुआ था। कितना टैक्स लगा हुआ था? 210 मिलियन टैक्स लगा हुआ था टैक्स पेयर को, और हमने इसको म्यूट कर दो, और हमने कमेटी बैठी, 3 से 4 लोग थे, हमने बैठ के, और कमिश्नर चीफ कमिश्नर का चेयरमैन होता है, हम चारों मिलके बैठे, हमने कहा यार टैक्स पेयर का ज्यादती हुई है, ठीक है। 21 करोड़ टैक्स लगा हुआ था, हमने 2 करोड़ में सेटल कर दिया। उसको कहा जमा करा दो, हर जगह से पील खत्म हो जाएगी, जाओ घर जाओ, 2 करोड़ रुपए टैक्स जमा जाओ, आप भी खुशी खुशी घर जाओ, हम भी खुशी खुशी आ गए कि टैक्स आ गया। वो टैक्स उसको लगा ही 3-4 पॉइंट्स पे लगा था, 3 पॉइंट गलत थे, 1 पॉइंट ठीक था। हमने कहा यार 1 पॉइंट ठीक है तो टैक्स तुम जमा करा दो, 3 पॉइंट हम तुम्हें माफ कर देते हैं। उसने कहा 100 बिस्मिल्लाह जी। हमने प्यार मोहब्बत से बैठ कर 3 सिटिंग की, और 3 सिटिंग में उसको 19 करोड़ रुपए टैक्स माफ हो गया। लगा ही गलत हुआ था, अफसर ने गलत लगाया हुआ था, जो बनता था हमने उससे ले लिया। एवरीबॉडी इज हैप्पी, इवन फ्रॉम द FBR ने बकायदा उसके ऊपर प्रेस रिलीज इशू की हैप्पीली। वो प्रेस रिलीज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बल इसका भी सेक्शन आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह जुमा मुबारक हो जी आपको।